साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल। एक क्लास हो चुके हैं राज्यपाल से रिलेटेड। आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी, लेकिन क्विक रिवीजन करते हैं। और ये रिवीजन यानी कि आपके लिए सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। तो यानी कि फिर से राज्यपाल को हम स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करेंगे आज ही इसी वीडियो में राज्यपाल को। तो याद करते हैं और साथ में यानी कि हमें याद भी हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था तब तक राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। 1 नवंबर 1956 जब एकीकरण पूर्ण हो जाता है तब तक यानी राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी के राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया गया। यानी कि जब एकीकरण हुआ था तब राज्यपाल को क्या कहा जाता था? राज प्रमुख कहा जाता था। 1 नवंबर 1956 के बाद राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन हुआ। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल यानी गवर्नर का होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। यानी कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका क्या होता है? औपचारिक प्रधान और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब राज्यपाल से संबंधित कथन है, इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है, किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या कहा? राज्यपाल का जो पद है वो वेतन का आकर्षक है। यानी कि राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है, क्योंकि राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। किसने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वह वेतन का आकर्षण है? किसने कहा? विजय लक्ष्मी पंडित ने। अगला स्टेटमेंट राज्यपाल से संबंधित किसने कहा है? राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए हेड चेक है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इन्हें महत्व नहीं देती। तो यह कथन किसने कहा था? मार्गरेट आल्वा ने कहा था कि राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए हेड चेक है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इन्हें महत्व नहीं देती। किसने कहा था? मार्गरेट आल्वा ने। आगे हम देखते हैं, अगला कथन इंपॉर्टेंट है भाई। तो के.एम. मुंशी का क्या कथन है राज्यपाल से संबंधित? संवैधानिक औचित्य का प्रहरी, राज्यपाल का पद संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी जो केंद्र व राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। यह कथन राज्यपाल से संबंधित किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। क्या कहा? संवैधानिक औचित्य का प्रहरी, राज्यपाल का पद संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी जो केंद्र व राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। किसका कथन है? के.एम. मुंशी ने। राज्यपाल से संबंधित कथन है। राज्य का कार्यालय, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, राज्यपाल का कार्यालय 1935 के अधिनियम से लिया गया है। यानी कि जो राज्यपाल का जो कार्यालय है वह किस अधिनियम से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल को। तो राज्य सरकार भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का जो यानी कि राज्यपाल है वो किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 6 में आता है। राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक किया गया है, और जिसमें जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक, जिसमें राज्यपाल भी सम्मिलित होता है और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती है। तो इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, यानी विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक किया गया है। और फिर आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है।
तो न्यायपालिका यानी अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित। सर्वप्रथम हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर विधानमंडल, फिर न्यायपालिका। तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें एक तो आता है राज्यपाल जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है, फिर विधानसभा, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, तीसरा महाधिवक्ता। ये राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। राज्यों की श्रेणी ए, बी और सी और डी इनको समाप्त किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें राज्य को बांटा गया था। जैसे राजस्थान बी श्रेणी का था, इसी प्रकार ए, बी, सी, डी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुखों के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन हुआ। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि राज प्रमुख का पद था जब एकीकरण था तब, और राजस्थान का जैसे एकीकरण कंप्लीट होता है तब राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नोट लगा करके क्या लिखा हुआ है? मूल संविधान में अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। यानी अनुच्छेद 153 क्या कहता है? जब मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था तब यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 होने के बाद में यानी ए, बी, सी, डी ग्रेड को समाप्त कर दिया गया, जो राज्य की श्रेणियां थी। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। और यानी कि पहले क्या था मूल संविधान में, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 और धारा 6 आप याद रखेंगे, धारा 6 भी याद रखनी है। इसके तहत यानी एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153। आगे हम पढ़ते हैं नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155। संघात्मक देशों में राज्यपाल प्राय निर्वाचित होता है, लेकिन भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है जो कि कनाडा से लिया गया है। यानी राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। पहला तो ये प्रश्न ये बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। स्मरणीय तथ्य आप याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत में अखंडता का एक मजबूत केंद्र मानते हुए केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही बेहतर माना जाता है, चूंकि राज्यपाल को औपचारिक प्रमुख की ही भूमिका निभानी थी। नेक्स्ट, अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? यहाँ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो करेगा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 154 पूछा गया है, पिछली रीट में पूछा गया था कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 154। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? 155। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। यानी राज्यपाल का जो सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
तो राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं या अर्हताएं, यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 158 क्या कहता है? राज्यपाल का वेतन, सुविधाएं और विशेषाधिकार, यानी कि राज्यपाल का वेतन, उसकी सुविधाएं और विशेषाधिकार का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 159 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी राज्यपाल है वह उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 160 क्या कहता है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। तो अनुच्छेद 160 कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 यानी राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। तो अनुच्छेद 161 क्या प्रावधान करता है? सभा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि क्षमादान की शक्ति है। लेकिन मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को छोड़ करके राज्यपाल किसी भी व्यक्ति पर, यानी कि कोई भी दंडात्मक जो कार्रवाई की गई है उसको कम कर सकता है या उसे माफ भी कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता और साथ में कोर्ट मार्शल। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियों का विस्तार है वह किया गया है। अनुच्छेद 163 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, यानी जो मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होगी वह राज्यपाल को सहयोग करेगी और सलाह देगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 इंपॉर्टेंट है। 163 और 164 बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि 164 में आएंगे, यानी मंत्रियों से संबंधित जो प्रावधान है उनकी नियुक्तियां करना, उनका कार्यकाल और वेतन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। अनुच्छेद 165 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, यानी राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। अनुच्छेद 166 यानी राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। अनुच्छेद 167 इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है, यानी कर्तव्य है। राज्यपाल को प्रशासनिक सूचनाएं देने का जो कर्तव्य है वह किसका है? मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, न कि उसका अधिकार है। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उसका भंग होना, यानी कि राज्यपाल है वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। लेकिन राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता क्योंकि वह स्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार है, यानी राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को, दोनों सदन कौन कौन से? विधानमंडल में दोनों सदन आएंगे, विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों को संबोधित कर सकता है और संदेश देने का अधिकार है राज्यपाल को अनुच्छेद 175 के तहत। अनुच्छेद 176 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, यानी विशेष अभिभाषण कर सकता है राज्यपाल। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 200 वेरी इंपॉर्टेंट है। विधेयक पर सहमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना, यानी कि आरक्षित किसी विधेयक को जो राज्यपाल है वह अपने पास आरक्षित रख सकता है। यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में। किसी विधेयक पर राज्यपाल है वो सहमति दे भी सकता है या अपने पास भी उसे रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा जो विधेयक रखा गया है विचार के लिए, उस पर यानी राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकता है या असहमति दे सकता है।
अनुच्छेद 213 क्या कहता है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 यानी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 217 राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना। यानी अनुच्छेद 217 के तहत यानी राज्यपाल को उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उनको यानी कि राज्यपाल है वह सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों के अलावा। यानी अनुच्छेद 234 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों के अलावा। आगे हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 156। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी उसे उसी या किसी अन्य राज्य में पुनर्नियुक्ति दे सकता है तथा राज्यपाल को पद से भी हटा सकता है। यानी ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, इसीलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 156 के तहत। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा भी सकता है या राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्नियुक्त भी कर सकता है, उसी राज्य के लिए पुनर्नियुक्त भी कर सकता है। नोट: यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के प्रसाद से है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है और यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो पद पर तब यह पद कौन संभालेगा? तो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह इस पद को संभालता है। तो राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह इस पद को ग्रहण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ भी सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। अनुच्छेद 156(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 156(2) में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, अपना पद छोड़ सकता है। अनुच्छेद 156(3) क्या कहता है? यानी कि राज्यपाल है वह 5 वर्ष पूर्ण होने या पदावधि समाप्त होने पर भी राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अन्य राज्यपाल पद ग्रहण ना कर ले। तो अनुच्छेद 156(3) क्या कहता है कि राज्यपाल 5 वर्ष पूर्ण होने या पदावधि समाप्त होने पर भी राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अन्य राज्यपाल पद ग्रहण न कर ले। यानी कि जब तक दूसरा राज्यपाल पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 नामक मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ वाद 2010। इसमें क्या यानी कि इस संघ ने क्या कहा था? बीपी सिंघल बनाम भारत संघ जो हुआ था 2010 में, इन्होंने क्या कहा? नामक मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। तो नोट लगा करके यहाँ लिखा भी गया है, राज्यपाल को हटाने के आधार पर प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी कि राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल की
योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं या अहर्ताएं अनुच्छेद 157 हम पढ़ेंगे। राज्यपाल बनने के लिए वस्तुतः संविधान में दो अहर्ताएं हैं, यानी दो योग्यताएं हैं। कौन कौन सी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरी योग्यता क्या है? पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। दूसरी योग्यता इसके लिए, यानी कि जो भी राज्यपाल बनना चाहेगा उसके लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो राज्यपाल की योग्यताएं दो हैं, वह भारत का नागरिक हो लेकिन जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, अनुच्छेद 157, जिसमें राज्यपाल पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी योग्यता है कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। पद पर बने रहने के लिए शर्तें। अब शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। क्या शर्तें हैं? वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी कि किसी भी सरकारी लाभ के पद पर राज्यपाल नहीं रहेगा। संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का कोई सांसद नहीं होना चाहिए। और यदि वो है या विधानमंडल में विधायक है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले उसको वे पद छोड़ने पड़ेंगे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 158 में किया गया है। नोट: संविधान में राज्यपाल हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान, यानी राज्यपाल को शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 159। राज्यपाल संविधान के संरक्षण व परिरक्षण तथा प्रतिरक्षण के साथ अपने कर्तव्य निर्वहन तथा जन कल्याण की शपथ लेता है। राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नोट: राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के वेतन, सुविधाएं व विशेषाधिकार, अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के वेतन, उसकी सुविधाएं और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 158 तथा अनुच्छेद 361 में इस संबंध में कुछ उपबंध मिलते हैं। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार संसद निर्धारण करती है। निर्धारित कौन करेगी? तो संसद निर्धारित करती है। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि यानी समेकित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित यानी समेकित निधि से दी जाती है। यानी राज्यपाल का वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण तो संसद करेगी, लेकिन राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और जब राज्यपाल रिटायर हो जाता है तब पेंशन कौन देती है? तो भारत की संचित निधि से उसको पेंशन दी जाती है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन पूछा जाए तो 3.5 लाख रुपए है। कर मुक्त राशि दी जाती है। राज्यपाल के वेतन, भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(4) में इस बात का उल्लेख किया गया है। आगे हम देखते हैं नोट: जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त होगा तब वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कि यानी कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक राज्यपाल हो तो यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार कितना वेतन देगी राज्यपाल को और राजस्थान सरकार कितना वेतन देगी, तो यह निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जबकि राज्यपाल के जो वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार हैं
उनका निर्धारण कौन करेगी? तो संसद करेगी। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 158(3) में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण संसद करेगी। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त होगा तब वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे हम देखते हैं, पदावधि के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। यानी कि जब राज्यपाल अपने पद पर होगा तब उस पर किसी भी आपराधिक मामले में यदि कोई सुनवाई होती है तो उसके लिए राज्यपाल को छूट प्राप्त होगी। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास का आदेश देने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है। यानी कि जब राज्यपाल अपने पद पर रहेगा तब राज्यपाल को यानी कि ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उसे किसी कारावास या आदेश देने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है। यानी कि राज्यपाल ने कोई भी मान लो ऐसा कार्य किया हो जिसके लिए उसको गिरफ्तार करना पड़े या कारावास की सजा हो, लेकिन जब राज्यपाल अपने पद पर रहेगा तब उसको कोई भी यानी कि उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी और ना ही उसका कोई कारावास होगा। अनुच्छेद 361(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 361(4) में स्पष्ट है कि राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्य के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली सिविल कार्यवाही को शुरू करना चाहता है तो निम्न 3 शर्तें पूरी करनी अनिवार्य है। कौन कौन सी? राज्यपाल को इस मामले में लिखित सूचना देनी होगी। यानी कि जब राज्यपाल को इसके मामले में लिखित सूचना देनी, यदि राज्यपाल पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही होती है जब वह पद पर रहता है तब राज्यपाल के लिए यानी कि पहले उसको राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा और यानी कि राज्यपाल को सूचना देने के बाद भी 2 महीने का समय देना होगा। सूचना के पक्षकार को अपना नाम लिखना होगा, पता व कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा। तब जाकर के राज्यपाल पर कार्यवाही प्रारंभ होगी। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति संवैधानिक प्रमुख तथा राज्य का प्रधान होता है। राज्यपाल की कूटनीतिक, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर शेष शक्तियां लगभग राष्ट्रपति के समान होती हैं। लेकिन कूटनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति और आपातकालीन शक्तियां इन सभी को छोड़ करके राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल के पास कार्यपालिका, विधायी, अध्यादेश, वित्तीय, न्यायिक तथा विवेकीय प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी शक्तियां? एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 154 हमने पढ़ा। विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय, न्यायिक तथा विवेकीय प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी। किसको? राज्यपाल को। अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हम देखते हैं राज्यपाल को जो प्राप्त हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका शक्तियां जो राज्यपाल को प्राप्त है। अनुच्छेद 154(1) क्या कहता है? राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के से आशय है कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 166(1) के अनुसार राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यह उल्लेख अनुच्छेद 166(1) में किया गया है। राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करेगा तथा उनके नियम बनाएगा। तो मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करेगा राज्यपाल तथा उनके नियम बनाएगा। अनुच्छेद 163(1) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों को छोड़कर शेष कार्य एक मंत्री परिषद की सलाह से करेगा जिसका प्रमुख कौन होगा?
मुख्यमंत्री, यानी कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो प्रमुख होगा वह मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(1). अनुच्छेद 163(2) क्या कहता है? राज्यपाल के द्वारा अपने विवेक के अनुसार लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा, इसे किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 163(2) के अनुसार यानी राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और वही निर्णय अंतिम होगा, इसे किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 163(2). अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164(1) के तहत, तथा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही महाधिवक्ता का पद होता है। अनुच्छेद 167 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, न कि अधिकार है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यानी अनुच्छेद 167 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है और सूचना देना मुख्यमंत्री का क्या है? कर्तव्य है। किसी विषय पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिए जाने पर उसे समस्त मंत्रिपरिषद के समक्ष राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री रखता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 316 के तहत, लेकिन राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 243 I और 243 Y के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 के तहत मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो जिला न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 233 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लोकायुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अन्य आयोग हम देख लेते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति के अध्यक्ष व संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का भी अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल होता है।
राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? राज्यपाल। राजस्थान स्काउट व गाइड के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल। फिर से देखो, राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति के अध्यक्ष व संरक्षक के रूप में कार्य करता है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के जो अध्यक्ष हैं वो भी राज्यपाल होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। राजस्थान स्काउट व गाइड के संरक्षक भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अन्य नियुक्ति भी हम देख लेते हैं। राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है? राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्तियां करता है। जो राज्यपाल होता है वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कौन? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन परामर्श कौन देगा? राज्यपाल। राज्य में उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि राज्य में उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के बाद में अधीनस्थ या जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 233 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन कौन चलाता है? राज्यपाल चलाता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। समवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून विरोधी न हो। यानी कि राज्यपाल का राज्य सूची पर तो अधिकार है ही है, और साथ में समवर्ती सूची पर भी तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून विरोधी न हो। विधायी शक्ति हम पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 171(3) क्या कहता है? यदि राज्य में विधान परिषद हो तो कुल संख्या के 1/6 सदस्य यानी कला, विज्ञान, साहित्य व सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 171(3) के तहत यदि राज्य में विधान परिषद हो तो कुल संख्या के 1/6 सदस्य जो कला में, विज्ञान में और साहित्य व सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करेगा कौन? राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद के कुल सदस्य की जो संख्या है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, तो उनसे यानी 1/6 सदस्य जो कला, विज्ञान, साहित्य व सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनको मनोनीत करेगा अनुच्छेद 171(3) के तहत। नोट: राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, जबकि विधान परिषद से राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। उसमें सहकारी आंदोलन के स्थान पर समाज सेवा है, लेकिन वहाँ यानी कि यहाँ सहकारिता आंदोलन के स्थान पर समाज सेवा है। अनुच्छेद 80(3) में ये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत करेगा, लेकिन सहकारी आंदोलन के स्थान पर वहां समाज सेवा का उल्लेख है अनुच्छेद 80(3) के तहत। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 174। राज्यपाल विधानमंडल में सत्र बुलाने यानी आहूत करने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित यानी भंग करने की घोषणा करता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानमंडल का सत्र बुला सकता है या सत्र का अवसान कर सकता है या विधानसभा को भंग भी कर सकता है अनुच्छेद 174 के तहत।
दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, अर्थात एक वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है। अनुच्छेद 176 क्या कहता है? राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित या अभिभाषित कर सकता है। यानी कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 176 में। फिर से देखो, अनुच्छेद 176 क्या कहता है? अनुच्छेद 176 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी आम चुनाव होने के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित या अभिभाषित करता है। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है अनुच्छेद 176 के तहत। अनुच्छेद 180, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को विधानसभा कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी अनुच्छेद 180 यह कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का यदि पद रिक्त हो जाता है, तब राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को विधानसभा कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 192(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 192(2), चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श कर अयोग्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 192(2) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श प्राप्त करके अयोग्य घोषित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 192(2). नोट, दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। इसको भाई याद रखेंगे। दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अघोषित कौन कर सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है, न कि राज्यपाल। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। यानी राज्यपाल जब विधानमंडल में विधेयक पारित हो जाता है, तब राज्यपाल उनको स्वीकृति दे भी सकता है या उस विधेयक को रोक भी सकता है या स्वीकृति नहीं भी दे सकता। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। विधेयकों पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया क्या क्या होती है? वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। यदि राज्यपाल चाहे तो विधेयक को यानी कानून का रूप दे सकता है। पहली तो ये शर्त है, यानी कि वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल चाहे तो कानून बना सकता है, उस पर स्वीकृति दे सकता है। विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है, यानी इसे बोलते हैं आंतरिक वीटो। आंतरिक वीटो। तो राज्यपाल को यह भी प्राप्त है कि विधेयक को रोक भी सकता है। तीसरा, वह विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है तथा यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधन के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। इसे बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। आत्यांतिक वीटो तो वह होता है जिसके पर राज्यपाल विधेयक को अपने पास रख लेता है, उस पर स्वीकृति रोक लेता है, तो वह तो होता है आत्यांतिक वीटो। या तो कोई विधेयक को यानी कि राज्यपाल है अपने हस्ताक्षर कर देगा, स्वीकृति दे देता है, तो वो कानून बन जाता है। यदि विधेयक को अपने पास आरक्षित रख लेता है या उस पर स्वीकृति नहीं देता है, तो वह आत्यांतिक वीटो कहलाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में भेज देता है और यदि विधेयक पुनर्विचार की होने के बाद में वापस यदि राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल को उस विधेयक पर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। उसे बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। नोट, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नोट, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है।
राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के निर्णय हेतु आरक्षित रख सकता है, जो कि निम्न है। यानी जो राष्ट्रीय महत्व के विषय से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको राज्यपाल उसको आरक्षित रख सकता है। विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करता हो या राष्ट्रीय महत्व का हो, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध यदि विधेयक है तो भी राज्यपाल अपने पास आरक्षित रख लेता है। संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध विधेयक को अपने पास रख लेता है। और अनुच्छेद 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो यानी कि राज्यपाल है वो अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए, यानी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के निर्णय हेतु आरक्षित रख सकता है। किस किस आधार पर अपने पास रखेगा? यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्णय के लिए रख सकता है अपने पास। यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करता हो, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो और अनुच्छेद 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तब राज्यपाल विधेयक को अपने पास रख सकता है। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देने पर अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्न 3 विकल्प हैं। कौन कौन से? वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को कानून का रूप दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति उस विधेयक को यानी कि पारित भी नहीं कर सकता, अपने पास रख सकता है या अनुमति रोक सकता है। राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। तो यह भी यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कह सकता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाए विधानमंडल में। नेक्स्ट, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? मंत्रियों द्वारा रखे जाने वाले जो विधेयक होते हैं वो सरकारी विधेयक होते हैं। गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? मंत्रियों के द्वारा अन्य विधायक या सांसद द्वारा रखे जाने वाले जो विधेयक होते हैं वो गैर सरकारी विधेयक होते हैं। यानी जो मुख्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो जब विधेयक रखेंगे तो वह सरकारी विधेयक होगा, लेकिन मंत्रियों के अलावा जो विधायक होते हैं जब या सांसद होते हैं जब वो विधेयक रखते हैं तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है। अनुच्छेद 201 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 201 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है कौन? राज्यपाल। कि कौन कौन से विधेयक राज्यपाल रोकेगा। अतः राज्यपाल विशेष विवेकाधिकार से कार्य करता है। जब राष्ट्रपति विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो राज्य विधानमंडल को 6 माह के भीतर उस विधेयक को संशोधन रहित या संशोधन सहित उसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजना होता है। यानी कि 6 माह बाद में उस विधेयक को या तो उस पर संशोधन किया गया हो या नहीं किया गया हो, लेकिन उसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजना होता है। इस पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी। अनुच्छेद 201 में यह उल्लेख किया गया है। अर्थात जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति चाहे तो, यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। संविधान में विधेयक पर स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित नहीं है, अतः राष्ट्रपति अनंत काल तक विधेयक को अपने पास रख सकता है। नोट, पॉकेट वीटो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 यदि राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय हो तथा उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन 26 जनवरी 2020 से पहले, यानी कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 द्वारा
आंग्ल इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक व्यक्ति को आंग्ल भारतीय नियुक्त कर सकता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद यानी 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, तब से आंग्ल इंडियन जो एक सदस्य मनोनीत होता था उस पद को समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में हुआ था, और 26 जनवरी 2020 से पहले ये संविधान संशोधन हुआ था। तब आंग्ल भारतीय जो सदस्य मनोनीत करता था राज्यपाल, उसको समाप्त कर दिया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत। कब अध्यादेश जारी करेगा? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं जो विधानमंडल के सत्र में नहीं होने के समय राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेगा? जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। जब विधानमंडल का सत्र न चले तथा राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है, तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अधिकतम मान्यता 6 माह तक है, लेकिन सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह यानी 42 दिन के भीतर विधानमंडल में पारित होना अनिवार्य है, नहीं तो यह निरस्त हो जाएगा। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह या 6 सप्ताह की होती है। अध्यादेश राज्यपाल राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय पर जारी कर सकता है। अध्यादेश राज्यपाल राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है, किंतु निम्न विषयों पर अध्यादेश से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। जिन विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य हो। जिन विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है, इस अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। यानी कि राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जिन विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य हो, जिन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है, इस अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। राज्यपाल जब चाहे तब अध्यादेश को वापस ले सकता है। अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां हम देखते हैं राज्यपाल की। अनुच्छेद 202, राज्यपाल को वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 202 के तहत। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आय व्यय का अनुमानित बजट वित्त मंत्री से विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। कौन? राज्यपाल अनुच्छेद 202 के तहत वित्त मंत्री से विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। धन विधेयक। वित्त विधेयक यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है तथा उसकी सिफारिश पर ही विधानमंडल के पूरक अतिरिक्त व अधिक अनुदान की मांग की जा सकती है। राज्यपाल की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(2) पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। इसमें वह सरकार को धन दे सकता है। यानी कि राज्य की जो आकस्मिक निधि है अनुच्छेद 267(2) के तहत उस पर राज्यपाल का पूर्ण अधिकार होता है। इसमें से वह राज्य सरकार को धन दे सकता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट राज्यपाल विधानसभा में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 243 या I, 243 I और Y प्रति 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है तथा उसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 243 I और Y के तहत
प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा और उसकी वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में रखवाता है। राज्यपाल की सहमति के बिना किसी भी तरह की अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अब आपातकालीन शक्तियां हम देखेंगे। राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त हैं। यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेज सकता है तथा राष्ट्रपति रिपोर्ट के तहत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नोट: राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के संवैधानिक उपबंधों के निष्क्रिय होने की रिपोर्ट पर ही वह राष्ट्रपति शासन या आपात की उद्घोषणा करे। यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के संवैधानिक उपबंधों के निष्क्रिय होने की रिपोर्ट पर ही वह राष्ट्रपति शासन लगाए या आपात की उद्घोषणा करे, अपनी तरफ से भी लगा सकता है। इसका अनुमोदन साधारण बहुमत से संसद द्वारा 2 माह के अंदर होगा, अन्यथा इसे समाप्त समझा जाएगा। लागू: एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है और अधिकतम यानी कि 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं ले लेता है अथवा राज्यपाल को दे देता है। नोट: राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन पर विधानसभा भंग हो जाती है तथा इसकी घोषणा पर विधानसभा केवल निलंबित होती है। यानी राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन पर तो विधानसभा भंग हो जाती है तथा इसकी घोषणा पर विधानसभा केवल निलंबित होती है। न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति शासन की समीक्षा कर सकती है। यानी कि जो न्यायपालिका है वह राष्ट्रपति द्वारा जो शासन लगाया गया है उसकी समीक्षा भी की जा सकती है। किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा, क्योंकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र है। न्यायिक शक्तियां हम देखने वाले हैं। न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 161 क्षमादान, यानी राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? कुछ दंडों या दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल को छोड़ करके। अब हम देखने वाले हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है। अनुच्छेद 161 क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को तो अनुच्छेद 161 के तहत है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। अब देखेंगे कि दोनों की शक्तियों में क्या अंतर है। क्षमादान की शक्तियों में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161, जबकि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल मृत्युदंड, फांसी की सजा को क्षमा नहीं कर सकता, केवल स्थगित या परिविलंबित या लघुकृत कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सजा स्थगित या कम कर सकता है। राज्यपाल केवल संवर्ती सूची व राज्य सूची के विषयों को क्षमा कर सकता है, परिविलंब, विराम या परिहार या लघुकरण कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति संघ सूची, संवर्ती सूची के विषयों पर किए गए अपराधों को क्षमादान कर सकता है या निलंबन या लघुकरण, परिहार, विराम कर सकता है। सैन्य कोर्ट के मामले संघ सूची के विषय होने के कारण अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इसकी शक्ति केवल यानी कि राष्ट्रपति से कम है। राज्यपाल को की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति से कम है, जबकि सैन्य कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को कम या क्षमा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो यानी कि शक्ति राज्यपाल से अधिक प्राप्त है न्यायिक शक्तियां किसको? राष्ट्रपति को। अब विवेकीय शक्तियां, राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां। अनुच्छेद 163 राज्यपाल से यह अपेक्षित किया गया है कि वह अपने कर्तव्यों को
अपने विवेकानुसार करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(2) क्या कहता है? राज्यपाल अपने विवेकानुसार कुछ निर्णय ले सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, संविधान प्रदत्त संविवेकीय शक्तियां। दूसरा, परिस्थितिजन्य संविवेकीय शक्तियां। यानी कि राज्यपाल की जो संविवेकीय शक्तियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहली तो संविधान प्रदत्त और दूसरी परिस्थितिजन्य संविवेकीय शक्तियां। संविधान प्रदत्त संविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देने का कर्तव्य मुख्यमंत्री का है। अनुच्छेद 167। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में लौटाना, ये भी अनुच्छेद 200। ये संविवेकीय शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं राज्यपाल को। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अनुच्छेद 356। ये भी यानी कि संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं राज्यपाल को। यदि किसी दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनने की स्थिति में न होने पर राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। अब पढ़ेंगे परिस्थितिजन्य संविवेकीय शक्तियां जो राज्यपाल को प्राप्त है। पहली शक्ति देखो, परिस्थितिजन्य। कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। दूसरी, किसी दल या चुनाव पूर्ण गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है। यानी कि किसी भी दल को यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो राज्यपाल अपनी इच्छा से भी यानी किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। मंत्री परिषद को भंग करने के मामले में राज्यपाल को निम्न संविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी, वो भी देख लेते हैं। मंत्री परिषद के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्री परिषद का बहुमत विधानसभा में नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा न किए जाने पर राज्यपाल मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। यदि मंत्री परिषद संविधान विरुद्ध कार्य कर रही हो तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाए किंतु वह इस्तीफा देने को तैयार ना हो तो वह मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। कौन? राज्यपाल। यदि मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद यदि संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही हो या मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो राज्यपाल अपने स्वविवेक के द्वारा यानी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है यदि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहा है। अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 के कुछ भाग में तथा 5वीं व 6ठी अनुसूचियों में कुछ राज्यों में राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व यानी विवेकाधीन शक्तियां दी गई है, जैसे महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल। इसको भाई दोबारा देखो। अनुच्छेद 371 के कुछ भाग में तथा 5वीं व 6ठी अनुसूचियों में कुछ राज्यों में राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व यानी विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, जैसे महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब हम आगे देखते हैं राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्तियों में तुलनात्मक अंतर हम देखते हैं। एक तरफ शक्तियां हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति और राज्यपाल। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। वीटो पावर।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर है, जबकि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को भी वीटो का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित नहीं होती, जबकि अनुच्छेद 163(2) में यानी कि संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं, जबकि राष्ट्रपति को संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां प्राप्त नहीं है। संयुक्त अधिवेशन बुलाना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं। परामर्शकारी, यानी कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन राज्यपाल परामर्श प्राप्त नहीं कर सकता सर्वोच्च न्यायालय से। सैन्य शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53(2) के तहत, लेकिन राज्यपाल को सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 352 और 360 जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। कूटनीतिक शक्ति राज्यपाल को राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 में प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। अब राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग जो गठित किए गए थे उन पर विचार करते हैं। पहला था सरकारिया आयोग, जिसका गठन 9 जून 1983 को किया गया, और सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 नवंबर 1987 में प्रकाशित की, और यानी कि यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1988 में। यानी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग गठित किए गए थे। पहला था सरकारिया आयोग, जिसका गठन 9 जून 1983 को हुआ था, और इस सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 नवंबर 1987 में पेश की, और यह प्रकाशित हुई थी जनवरी 1988 में। इसके अध्यक्ष कौन थे सरकारिया आयोग के? रणजीत सिंह सरकारिया। और सदस्य कौन थे? बी शिवरमन और SR सेन, ये इसके सदस्य थे। तो याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग जो बने थे, पहला बना था सरकारिया आयोग, जिसका गठन 9 जून 1983 को हुआ था। रिपोर्ट 2 नवंबर 1987 में पेश की और प्रकाशित हुई थी जनवरी 1988 में। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। इसके सदस्य थे बी शिवरमन और SR सेन, ये इसके सदस्य थे। अब इस आयोग ने क्या अनुशंसाएं की राज्यपाल के लिए, वो भी देख लेते हैं। सरकारिया आयोग की अनुशंसाएं, राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति ही होना चाहिए। जिसको आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो वह उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने की सशक्त परंपरा रही है, जिसे बनाए रखना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। किसने कहा था? सरकारिया आयोग ने कहा कि राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करनी चाहिए। अनुच्छेद 153 में संशोधन करना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय वहाँ यानी संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उससे परामर्श करना चाहिए। अनुच्छेद 153 में संशोधन किया जाए। ये सरकारी आयोग की सिफारिश थी। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में आयोग बना था पुंछी आयोग, और पुंछी आयोग का गठन हुआ था 2007 में। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, और पुंछी आयोग जिसका गठन 2007 में हुआ, अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। और पुंछी आयोग की अनुशंसाएं क्या थी राज्यपाल के पद के लिए? राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। किस आयोग की यह सिफारिश थी कि राज्यपाल को भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए? तो पुंछी आयोग की ने यह सिफारिश की थी। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, न कि इनकी पदयुक्ति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल द्वारा 6 माह के अंतर निर्णय लेना
चाहिए? राज्यपाल को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए, किसकी सिफारिश थी? पुंछी आयोग की। फिर उसके बाद में बना था राजमनार आयोग जो 1969, और लास्ट आयोग भी दो, पुंछी आयोग इसके बाद बना था, इससे पहले राजमनार आयोग था 1969। इसमें कोई खास अनुशंसाएं नहीं थी राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर के। अब पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1970 में राष्ट्रपति द्वारा गठित भगवान सहाय समिति का उद्देश्य था कि राज्यपाल तथा राज्य के मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करना था। यानी कि 1970 में राष्ट्रपति द्वारा गठित था भगवान सहाय समिति का उद्देश्य था कि राज्यपाल तथा राज्य के मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करना था। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत की बात हो रही है, न कि राजस्थान की। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी 1947 में। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी 1947 में। भारत में प्रथम बर्खास्त राज्यपाल कौन थे? तो प्रभुदास पटवारी थे, जो तमिलनाडु में 1980 में बर्खास्त किए गए थे। जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे 1980 में इन्हें पद से बर्खास्त किया गया। तो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी 1947 में। भारत में प्रथम बर्खास्त राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे। 1980 में इन्हें बर्खास्त किया गया था। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो, राजस्थान में प्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक, जिन्हें 1981 में बर्खास्त किया गया। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके और जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया 1981 में? तो कौन थे? रघुकुल तिलक। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। जो राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन थी? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की महिला राज्यपाल अभी तक 3 बन चुकी हैं। कौन कौन सी, वो हम देख लेते हैं। यानी राजस्थान की महिला राज्यपाल 3 बन चुकी हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी। राजस्थान की प्रथम महिला जिसने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था 2008 में 2007 में त्यागपत्र दिया था। किसने? प्रतिभा पाटिल ने। 2004 में ये राज्यपाल बनी थी और 2007 में इन्होंने यानी त्यागपत्र दे दिया था। तो एकमात्र राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जिसने त्यागपत्र दिया था तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दूसरी महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती प्रभा राव। ये राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 2010 में। तो श्रीमती प्रभा राव ये राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई 2010 में। किनकी? श्रीमती प्रभा राव की। तीसरी महिला राज्यपाल बनी थी मार्गरेट आलवा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया वो कौन थे? वो थे मदन लाल खुराना 2004 में। ये थी 3 महिला राज्यपाल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट आलवा। अब आगे देखते हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था 2004 में, मदन लाल खुराना ने। इम्पोर्टेंट है भाई। अब राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल भी हुए हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं। दरबार निर्मल का शैलेंद्र प्रभा राव आए, दरबार निर्मल का शैलेंद्र प्रभा राव आए, दरबार निर्मल का शैलेंद्र प्रभा राव आए। तो यानी कि 4 राज्यपाल हुए हैं, ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनकी राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। सर्वप्रथम दरबारा सिंह की 1998 में मृत्यु हुई, फिर निर्मल चंद जैन की 2003 में मृत्यु हुई, फिर शैलेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु हुई थी 2009 में,
और प्रभा राव की मृत्यु हुई थी 2010 में। तो श्रीमती प्रभा राव की मृत्यु 2010 में। फिर से देख लो, श्री दरबारा सिंह की मृत्यु 1998 में, श्री निर्मल चंद जैन की मृत्यु 2003 में, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु 2009 में और श्रीमती प्रभा राव की मृत्यु 2010 में हुई थी। आगे देख लो, मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो कार्यवाहक राज्यपाल थे शिवराज पाटिल। जबकि राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो वो था गुरुमुख निहाल सिंह का। और पूछा जाए कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था? तो यानी कि किसका था? शिवराज पाटिल का। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल शिवराज पाटिल का था। राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे तो वो थे बलीराम भगत। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे तो बलीराम भगत। अगला देखो पॉइंट, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे? तो जगत नारायण बने थे, 1970 में बने थे। अगला पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, 1956 से 1962 तक। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? टी.वी. राजेश्वरम। अब हम राज्यपाल के जितने भी राज्यपाल बने हैं यानी कि उनकी लिस्ट हम देखते हैं। और 45वें नंबर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरि किशन राव बागड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो 22वें नंबर के हैं। अब हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल जो अभी तक बन चुके हैं। पहले राज्यपाल बने थे यानी राज प्रमुख के रूप में सवाई मान सिंह, जो 30 मार्च 1949 से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 तक रहे थे। ये राज प्रमुख के पद पर रहे थे। फिर गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने थे और गुरुमुख निहाल सिंह का जो कार्यकाल रहा वो 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक, यानी 1956 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। और नियुक्ति भी पूछी गई है तो गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति हुई थी 25 अक्टूबर 1956 को। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1956 को। पदभार ग्रहण किया 1 नवंबर 1956 को। इनके समय यानी गुरुमुख निहाल सिंह के समय मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और गुरुमुख निहाल सिंह सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण दिया था किसने? गुरुमुख निहाल सिंह ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। तो याद रखना है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, 1956 से 1962 तक कार्यकाल। नियुक्ति हुई थी 25 अक्टूबर 1956 को। पद ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री इनके समय थे मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण दिया किसने? गुरुमुख निहाल सिंह ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। अगले राज्यपाल बनते हैं संपूर्णानंद। यह है संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। इनके समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? संपूर्णानंद। और डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे थे। इंपॉर्टेंट, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य कौन रहे थे? तो संपूर्णानंद रहे थे। याद रखेंगे, राजस्थान के तीसरे राज्यपाल संपूर्णानंद 1962 से 1967। मुख्यमंत्री यानी कि इनके समय मोहनलाल सुखाड़िया थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और साथ में डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी रह चुके हैं। कौन? संपूर्णानंद। फिर अगले राज्यपाल बनते हैं सरदार हुकुम सिंह। सरदार श्री हुकुम सिंह 1967 से 1970 तक। इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर 5वें नंबर के बनते हैं न्यायमूर्ति श्री जगत नारायण, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? श्री जगत नारायण। इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे कौन? जगत नारायण। अगले राज्यपाल बनते हैं सरदार श्री हुकुम सिंह।
सरदार श्री हुकुम सिंह का कार्यकाल 1970 से 1972 तक रहा। इनके समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और बरतुल्ला खां थे। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री जोगेंद्र सिंह 1972 से 1977। इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? बरतुल्ला खां और हरिदेव जोशी। और जोगेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य व उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर से देखो, श्री जोगेंद्र सिंह 1972 से 1977 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्यमंत्री बरतुल्ला खां और हरिदेव जोशी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके जोगेंद्र सिंह और उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हैं। कौन? जोगेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था वो भी कौन थे? जोगेंद्र सिंह। भाई इससे पहले मदन लाल खुराना भी थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया। न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी ये कार्यवाहक राज्यपाल बने थे और इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। फिर बनते हैं रघुकुल तिलक। फिर कौन बनते हैं? रघुकुल तिलक। तो रघुकुल तिलक के 1977 से 1981, यानी 1977 से 1981। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे और भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। यानी श्री रघुकुल तिलक के जो कि 1977 से 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बने, फिर भैरव सिंह शेखावत बने, फिर जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर थे। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पदमुक्त कर दिया गया किनको? रघुकुल तिलक को। आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं भाई। कौन? रघुकुल तिलक। इंपॉर्टेंट है भाई। अगले राज्यपाल बनते हैं न्यायमूर्ति श्री के.डी. शर्मा जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। इनके समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। न्यायमूर्ति श्री के.डी. शर्मा यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल बने और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। अगले राज्यपाल बनते हैं एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा 1982 से 1985 इनका कार्यकाल रहा। इनके समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे और विशेषता क्या है? वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगले राज्यपाल हम देखते हैं अगले राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री पीके बनर्जी जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने थे और इनके समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। फिर 13वें नंबर के एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा जिनका कार्यकाल 1985 से 1985 रहा। वो मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। इनके समय हीरालाल देवपुरा थे और हरिदेव जोशी इनके समय मुख्यमंत्री थे। ये हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक्स लिमिटेड व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? ओपी मेहरा। फिर अगले न्यायमूर्ति श्री डीपी गुप्ता जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। अगले जो राज्यपाल बनते हैं वो श्री बसंतराव पाटिल बने थे 1985 से 1987। मुख्यमंत्री इनके समय थे हरिदेव जोशी। बसंतराव पाटिल लोकसभा सदस्य भी रह चुके व महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके। कौन? बसंतराव पाटिल जो राजस्थान के राज्यपाल बने थे 1985 से 87। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे इनके समय। ये लोकसभा के सदस्य व महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? बसंतराव पाटिल। राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था किसने? बसंतराव पाटिल ने भी। अगले जो राज्यपाल बनते हैं राजस्थान के वो बनते हैं न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर थे। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री सुखदेव प्रसाद 1988 से 1989। इनके समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। विशेषता क्या है? उत्तर प्रदेश के मंत्री व लोकसभा सदस्य रह चुके हैं सुखदेव प्रसाद। न्यायमूर्ति अगले जो राज्यपाल बनते हैं वो न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा। इनके समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। अगले राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं सुखदेव प्रसाद 1989 से 90।
मुख्यमंत्री कौन कौन थे? शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी इनके समय मुख्यमंत्री थे। सत्ता परिवर्तन होने पर इनको पद से हटा दिया गया था। किनको? श्री सुखदेव प्रसाद को। फिर 20वें नंबर के राज्यपाल बनते हैं मिलाप चंद जैन, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। और यानी मिलाप चंद जैन उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? मिलाप चंद जैन, जो कि राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 1990 से 1991। इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत थे। फिर अगले राज्यपाल बनते हैं श्री स्वरूप सिंह, इम्पोर्टेंट है, 1991 से 92। इनके समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। स्वरूप सिंह के समय विशेषता क्या है? राज्यसभा सदस्य रह चुके व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? श्री स्वरूप सिंह। अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वरूप सिंह, जो राजस्थान के साथ गुजरात के राज्यपाल का भी पदभार संभाला था। किसने? स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह के समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके व लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके। अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल भी कौन है? प्रथम राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार वाले स्वरूप सिंह थे, जो राजस्थान के साथ गुजरात के भी राज्यपाल थे। फिर बनते हैं अगले राज्यपाल श्री एम चेन्ना रेड्डी, 1992 से 93। इनके समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? एम चेन्ना रेड्डी। फिर अगले 24वें नंबर के राज्यपाल बनते हैं श्री धनिक लाल मंडल, अतिरिक्त प्रभार इनके पास था। इनके समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। फिर अगले जो राज्यपाल बनते हैं वो बलीराम भक्त बनते हैं, 1993 से 1998। मुख्यमंत्री इनके समय भैरों सिंह शेखावत थे। लोकसभा सदस्य व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? बलीराम भक्त, इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान के राज्यपाल बने थे, 1993 से 98 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे और लोकसभा सदस्य व लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? बलीराम भक्त। अब दरबारा सिंह, जो 26वें नंबर के राज्यपाल थे, वो दरबारा सिंह थे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे इनके समय और लोकसभा सदस्य व पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? दरबारा सिंह। फिर अगले राज्यपाल थे श्री एन एल टीब्रेवाल, 1998 से 1999 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री इनके समय भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत थे और कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया था किन्हें? एन एल टीब्रेवाल को, 1998 से 99। फिर अगले राज्यपाल बनते हैं न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह, 1999 से 2003। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अगले राज्यपाल 29वें नंबर के बनते हैं श्री निर्मल चंद जैन। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, निर्मल चंद जैन की। मुख्यमंत्री इनके समय अशोक गहलोत थे और विशेषता क्या है? लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ राज्यपाल और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगले राज्यपाल 30वें नंबर के थे कैलाशपति मिश्र। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे थी। और फिर मैं बात करता हूँ, यानी अगले जो राज्यपाल बनते हैं वो श्री मदन लाल खुराना, जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे थे और विशेषता क्या थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। कौन? मदन लाल खुराना। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री टीवी राजेश्वरम, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया। इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे। फिर 33वें नंबर की राज्यपाल बनती है श्रीमती प्रतिभा पाटिल देवी सिंह, यानी कि प्रतिभा पाटिल। 2004 से 2007 तक ये राजस्थान की राज्यपाल रही और इनके समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। महाराष्ट्र से विधायक रह चुकी। कौन? प्रतिभा पाटिल। और लोकसभा सदस्य भी रह चुकी और राज्यसभा की उपसभापति भी रह चुकी। कौन? प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पद से त्यागपत्र दिया था। किसने? प्रतिभा पाटिल ने। अगले राज्यपाल बनते हैं AR किदवई, जो कि जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इनके इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और UPSC के सदस्य व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। AR किदवई, तो याद रखना AR किदवई अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे। इनके समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी।
ये यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष रह चुके हैं। हरियाणा के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया था AR किदवई को। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। 2007 से लेकर 2009 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत थे। नोट, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 6 राज्यपाल रहे थे। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री रामेश्वरम ठाकुर, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया था किनको? रामेश्वर ठाकुर, जो कि अतिरिक्त प्रभार वाले थे। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। अगले राज्यपाल बने थे श्री शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? तो 2009 में, याद रखना है, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अगले जो राज्यपाल बनते हैं वो श्रीमती प्रभा राव। इनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 2009 और 10 में ये राज्यपाल रही थी। 10 में इनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। महाराष्ट्र से विधानसभा सदस्य रह चुकी और लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? श्रीमती प्रभा राव। हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया था किनको? प्रभा राव को। 2010 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। श्रीमती प्रभा राव पद पर रहते हुए मृत्यु। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद में राज्यपाल बनते हैं शिवराज पाटिल, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 2010 से 2012 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रह चुके शिवराज पाटिल। पंजाब के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया था किनको? शिवराज पाटिल को। अगले राज्यपाल बनते हैं श्रीमती मार्गरेट आल्वा। 2012 से 2014 तक राज्यपाल रही। मुख्यमंत्री इनके समय अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे थे। फिर 42वें नंबर के राज्यपाल बनते हैं श्री राम नाईक, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इनके समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री कल्याण सिंह। 2014 से 2019 इनके समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन? श्री कल्याण सिंह। 44वें नंबर के राज्यपाल थे कलराज मिश्र। 2019 से 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा थे। उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? कलराज मिश्र। 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं कलराज मिश्र और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और अंतिम राज्यपाल हैं हरि किशन राव बागड़े, जो कि 45वें नंबर के राज्यपाल हैं राजस्थान के। 31 जुलाई 2024 से इन्होंने, यानी कि ये लगातार हैं, 31 जुलाई 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ये डेट भी याद रखनी है भाई। मुख्यमंत्री इनके समय हैं कौन? भजनलाल शर्मा। 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं हरि किशन राव बागड़े। महाराष्ट्र विधानसभा के ये अध्यक्ष 2014 में रहे थे और 45वें नंबर के राज्यपाल हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो याद रखना है 22वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी उत्तर प्रदेश में 1947 में। अप्रैल 2016 में राज्यपाल कल्याण सिंह के समय स्मार्ट विलेज पहल शुरू की गई थी। किसके समय? कल्याण सिंह के समय, जो कि राजस्थान के राज्यपाल थे। अप्रैल 2016 में स्मार्ट विलेज पहल शुरू की गई थी कल्याण सिंह के समय, जो राज्य विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस पहल के तहत धनेरा धौलपुर गांव को प्रथम स्मार्ट विलेज बनाया गया। 1956 के बाद 9 राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 1956 के बाद 9 राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो याद रखना भी 9 राज्य के राज्यपालों को। राजस्थान की महिला राज्यपाल 3 हमने देख ही ली हैं, जिसमें प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राज्यपाल थी 2004 से 7।
फिर दूसरी श्रीमती प्रभा राव 2010 तक राज्यपाल रही। फिर मार्गरेट आल्वा बनी थी, तो ये हमने देख ही लिया है। राज्यपाल के लिए माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय तथा अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर अभिवादन से संबोधित करते हैं। अब राज्यपाल सचिवालय ये भी देख लेते हैं भाई। राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। राज्यपाल का सचिव ही इस सचिवालय का प्रमुख होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के समय राजभवन में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के समय राजभवन में इनफोर्मास पोर्टल, सुगम ऐप, वाइस चांसलर लिव ई स्टोर पोर्टल की शुरुआत की गई थी कलराज मिश्र के समय। अब लास्ट देख लो, राज्यपाल रिलीफ फंड, राज्यपाल राहत कोष का गठन कब किया गया? 14 मार्च 1973 में किया गया था। इस समय राज्यपाल जोगेंद्र सिंह थे। उद्देश्य क्या था? अकाल व अभावग्रस्त लोग क्षेत्रों में सहायता और प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना। तो ये था राज्यपाल। आज हमने राज्यपाल को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।